नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आप सबके साथ रितिका पांडे। आज के हमारे खास प्रोग्राम के राजनीति के महारथी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जयपुर हवा महल सीट के सियासी तस्वीर के बदलने से बदली सुबह की हवा में कमल खिलता है, जिसने हथौज धाम की महंत को बाबा से विधायक बना दिया। वहीं विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य एक का एक देखते ही देखते एक्शन मोड में आ जाते हैं। बाल मुकुंद आचार्य सुबह निगम के अफसरों को खुलने में चल रही मीट की दुकानों को बंद करवाने का फरमान जारी करते हैं, लेकिन दोपहर होते होते खुद रॉबिन हुड की तरह बंद करवाने पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, बाल मुकुंद आचार्य हिजाब पर बयान देकर राजनीति का पारा चढ़ा देते हैं, तो कभी थाने में जाकर अपना रौद्र रूप दिखाकर पुलिस को धमकाने के तेवर से सोशल मीडिया पर काफी वायरल तक हो जाते हैं। देखिए, सियासत के चढ़े पारे में बाल मुकुंद आचार्य खुद को बाबा नहीं बल्कि बवाल बताकर अलवर के बालकनाथ और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की लोकप्रियता में शुमार हो जाते हैं। वहीं जनता के विकास और सांप्रदायिक सौहार्द, राजनीति से लेकर भौतिक सुविधाएं, राजधानी के इस धर्म युद्ध के सुलगते सवाल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हवा महल के विधायक और हथौज धाम के हनुमान मंदिर के बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी। बाबा जी, सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम आपको। बहुत जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बहुत सारी बातचीत आज हम आपसे करना चाहेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। तो सबसे पहले जो हम आपसे आचार्य जी जानना चाहेंगे कि हवा महल सीट को ही क्यों आपने चुना? हवा महल सीट से ही चुनाव आपको क्यों लड़ना पड़ा? क्या पहले से ही सब ग्राउंड तैयार था और इस सीट पर आप कब से मेहनत कर रहे थे? देखिए, मैं वैसे अध्यात्म गुरु हूँ और काफी वर्षों से संगठन में, विश्व हिंदू परिषद और संघ में, स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। साथ में मेरा हमेशा एक विषय रहा और लक्ष्य रहा कि सनातन की सेवा करते रहना है। सनातन के मठ मंदिर, उससे संबंधित आश्रमों को, गौशालाओं को, इनको संरक्षण करने का काम करना है। इसी काम करते करते अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया और अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष बनाने के पश्चात ये जिम्मा दिया गया कि हमारे प्राचीन मठ मंदिर जो हैं, आश्रम हैं, उनको संरक्षण करना है, उनको, उनके पीछे की स्टोरियां हैं, उसको सामने लाना है। ठीक है। और उसको पर्यटन से लेकर और यहाँ के सनातनियों को अधिक से अधिक उसका दर्शन हो पाए, उसको जोड़ने का काम करना है। इसी संदर्भ में मैं परकोटे के कुछ विषयों को लेकर चिंतित था जी। परकोटा बोलते हैं हमारे जयपुर शहर को, अपरा काशी को। ये प्राचीन धरोहर है, इसको, इसका नाम जयपुर के साथ जयपुर है, जयपुर के साथ अपरा काशी भी है। इस अपरा काशी में अनगिनत प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन मठ हैं और काशी इसलिए कहा गया है कि यहाँ अनगिनत ऐतिहासिक प्राचीन देवालय हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से काशी में भगवान विश्वनाथ की काशी में प्राचीन वेद विद्यालय हैं और काशी की जुड़ी बहुत सारी अनगिनत चर्चाएं हैं, उसी प्रकार से हमारे जयपुर में भी वेद, वेदांत, सनातन संस्कृति, परंपराएं और यहाँ का वास्तु और यहाँ का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में विख्यात है। तो मन में विचार था, चिंता थी कि पिछली 5 साल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस काल में ऐसा क्या हुआ कि शहर, प्राचीन जयपुर नगर, अपरा काशी को लोग छोड़कर और बाहर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पलायन क्यों हो रहा है? इस परकोटे में सारी सुख सुविधा उपलब्ध है। परकोटा इतना सुंदर है, पूरी दुनिया इस परकोटे को देखने आती है और इस परकोटे को पूरी दुनिया में पर्यटन के माध्यम से जाना भी जाता है, संस्कृति के माध्यम से जाना जाता है। तो फिर परकोटा छोड़ा क्यों जा रहा है? ये था चिंता का विषय। चलिए, अब दूसरा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि आपकी जीत से ही जुड़ा हुआ है, जो कि बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, बात करें तो जीत का जो अंतर था सिर्फ 974 वोटों का था। ऐसे में कांटे की टक्कर में 82, ठीक है, हमें जो आंकड़ा मिला है उसके हिसाब से 974, हालांकि आपने बताया 982, ठीक है, वोटों का जो था। तो ऐसे में कांटे की टक्कर में आपने जीत हासिल की। रिकाउंटिंग में आपकी जो जीत हुई है वो थोड़ी कम दर्ज हुई थी। तो क्या मार्जिन की जीत है या क्या कहेंगे इस पूरी चीज पे आप? देखिए, वहां विधानसभाएं हमारी किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल, ये विधानसभाएं लगातार पिछले वर्षों से वोटों का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है और वहां पर बहुसंख्यक समाज तेज गति से शहर से पलायन की ओर चला गया।
शहर में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में अनगिनत समस्याएं उत्पन्न कर दी गई। माताएं बहनें, पर्यटन सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था और धीरे धीरे शहर का व्यवसाय भी खत्म हो रहा था और सुरक्षा भी समाप्त हो रही थी। आए दिन माताएं बहनों की चैनें टूटना, पर्स छिनना, बिल्कुल, और उस वजह से पर्यटनों का भी आवागमन कम होना और यहाँ पर शहर के बहुसंख्यक समाज हैं, उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति होने से उनकी मदद नहीं करना, उनको बेवजह परेशानियां झेलना, उस वजह से यहाँ पर स्थितियां ये हो गई कि यहाँ पर जो संख्या बल है सामाजिक तौर पे देखें तो यहाँ बहुसंख्यक समाज का कम हो गया और यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो विशेष समुदाय के द्वारा अधिक यहाँ पर आने लगे। ठीक है। और इसी क्रम में मेरी विधानसभा जो बहुत ऐसी स्थिति में बताई गई थी कि इस स्थिति में बड़ा कांटे का टक्कर है, बिल्कुल, और वोटों का बराबरी सा माहौल है, आप कैसे क्या करेंगे, लेकिन वहां की देवतुल्य जनता ने देश के विकास, प्रदेश के विकास, आदरणीय मोदी जी की लगातार 2014 से किए हुए कार्यों को ध्यान देते हुए मुझ सनातनी पर भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास था, उस विश्वास को देवतुल्य जनता ने मानकर और मुझ पर भी ये आशीर्वाद प्रदान किया और उसी देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो हम लोग हवा महल विधानसभा में आज सेवा का कार्य काम कर रहे हैं। स्वामी जी, थोड़ी सी बात करते हैं। आपके सामने आर तिवारी थे, कांग्रेस सरकार ने सोच समझकर उम्मीदवार बदला था, जिससे जीत का जो मार्जिन कम रहा था थोड़ा, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला है क्या? क्या कहना है आपका इस चीज पर? देखिए, वहां पर जो पिछला अब तक कार्य रहा पूरे परकोटे में कांग्रेस का, वो कांग्रेस का कार्य तुष्टीकरण का रहा। तुष्टीकरण की वजह से, भेदभाव की वजह से वहां पर स्थितियां विकट थी, लेकिन फिर भी वहां की देवतुल्य जनता ने इस बात को समझा कि सामने कौन है, ये विचार न करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सबको पता था। भारतीय जनता पार्टी का 2014 से अनगिनत जो विकास का कार्य चल रहा है उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाया और ऐतिहासिक मतों से पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में एक विजय प्राप्त हुई। उसी क्रम में भले मेरा 982 अंतर रहा, क्योंकि वहां पर होता ही ये था अब तक कि वहां पर जो कैंडिडेट सामने वाली पार्टी के रहे, उन कैंडिडेटों के साथ में अन्य कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के खड़े हुआ करते थे, तो कांग्रेस उस वजह से निकल जाया करती थी। लेकिन इस बार क्या किया कि कांग्रेस ने सारे अन्य पार्टियों के कैंडिडेटों को मैनेज किया और लेन देन किया और उनके घर घर जाकर उनको मनाकर और कांग्रेस के पक्ष में उनको बिठा दिया और सारे कैंडिडेट मिलके कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के साथ मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा, तो और भी कांटे की टक्कर हो गई। अब इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद देवतुल्य जनता का आशीर्वाद कमल पर और कमल के साथ कमल के कैंडिडेट पर हुआ और वही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उस विकास को देखते हुए मुझ पर यह विश्वास दिया और हम बिना भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के, अब तक 5 महीने का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में पूरे 26 वार्डों में एक एक वार्ड में 25-25 लाख के विकास के काम हो चुके हैं, लगभग होने वाले हैं। 5 करोड़ रुपए सीसी रोडों का काम हुडको के द्वारा, अनगिनत संस्थाओं के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष पैकेज के द्वारा, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा हमने अनगिनत विकास के काम बिना भेदभाव के पूरे 26 वार्डों में हमारी 2.5 लाख मतदाता जो है हवा महल विधानसभा की, उसमें हम लोग जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। कोई कहीं भी जाके पीछे से पता करे, इन्होंने कांग्रेस ने पूरा भेदभाव 100% किया, लेकिन हमने कोई विचार, कोई भेदभाव न करते हुए सामूहिक रूप से सब हमारा परिवार है, यही मानकर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आगे बातचीत हम आपसे जारी रखना चाहेंगे। एक चीज हमने देखा है कि आप हमेशा अपने साथ हनुमान जी की गदा लेकर चलते हैं, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है, हमें जानना है ये चीज। बहुत अच्छा सवाल किया बहन आपने। देखिए, मैं हनुमान भक्त हूँ और बचपन से हनुमान जी की सेवा, आराधना, पूजा ये मेरा कर्म रहा है। मुख्यतः मेरा कर्म ये है, कर्तव्य रहा। और मेरा परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु महाराज जी की कृपा, उससे पूर्व में हमारे
लगातार 6 पीढ़ियों का इतिहास है कि हम लोग पूजा, सेवा, आराधना और मंदिरों की सेवा, गौ की सेवा से हम लोग जुड़े हैं। आपके गुरुजन कौन हैं? हमारे जो पूर्व आचार्य थे, महंत बालक दास जी महाराज जी थे, महंत गिरवरदास जी महाराज जी थे, जिनकी प्राचीन स्थान है श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम, जहां पर अनगिनत भक्तों के काम सिद्ध होते हैं। और प्राचीन ऐसा मठ है जहां पर भक्तों की कामना पूरी होती है और पूरे देश में और विदेश में स्थान जाना जाता है जी। मैं उस स्थान की ही कृपा से, मातृभूमि से, भारत की अनगिनत ऐसी संस्थाएं जिनमें राष्ट्र की सेवा में समर्पित जो काम करते हैं, भले हमारे स्वयं सेवक संघ हो, भले बीएचपी हो, भले बजरंग दल हो, या अनगिनत विचार परिवार है, जहां पर सबसे सर्वोपरि कोई काम है तो भारत की मातृभूमि की सेवा करना, भारत की सेवा में किसी भी रूप में काम करना उनका एक ही धर्म है। और उसी में काम करने का मुझे गुरु लोगों से आशीर्वाद मिला और उसी काम को करते करते मुझे आज ये देवतुल्य जनता की सेवा का, राजस्थान विधानसभा में सेवा करने का मुझे अवसर मिला। चलिए, बहुत बढ़िया स्वामी जी। थोड़ा सा गदा का आपने सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर आना चाहेंगे। हनुमान जी की गदा जो है वो गदा शत्रुओं पर भारी है और भक्तों पर उसका आशीर्वाद। किसी और तरफ भी इशारा है आपका? देखिए, जो मेरे इस भारत भूमि पर किसी भी रूप में कोई जिहादी किस्म का व्यक्ति गलत सोच रखता है, गलत भाव रखता है, यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है, देश की समृद्धि और विकास और तिरंगे में जो जिस कदर पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर तिरंगा छा रहा है और भारतवर्ष विश्व गुरु था और पुनः उस पर स्थापित हो गया और राजा रामचंद्र भगवान पुनः राम राज्य की स्थापना के साथ विराजमान हो गए और आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी भाजपा की पूरी टीम और मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास और सनातन और तिरंगा सब साथ चल रहा है और 142 करोड़ का विश्वास आदरणीय मोदी जी ने जीत लिया है और वही विश्वास के साथ देश निरंतर काम कर रहा है और अब की बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार 400 पार वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो ये माने कि ये बालाजी की गदा ये मेरे गुरु का दिया आशीर्वाद है और वह गदा जो है बालाजी के चरणों में रहती है। जब विशेष काम की सिद्धि के लिए जाता हूँ तो गुरु का आशीर्वाद और गदा साथ में अपने रखता हूँ और वह गदा हमेशा एक बड़े रूप में भी गाड़ी में रहती है और एक छोटे रूप में मेरे पॉकेट में भी रहती है। अच्छा। ये मानता हूँ कि बालाजी का आशीर्वाद आपके साथ है, गदा के रूप में एक आशीर्वाद साथ चलता है। बालाजी आपके साथ है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, गुरुजनों का आशीर्वाद है आप पर और बना भी रहे। स्वामी जी, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जीत के समय कई बवाल हुए थे, वहीं कार्यकर्ताओं और वोटर्स की नजर में था कि बाबा ने आने से पहले ही बवाल कर दिया। फिर कई बार आपने भी खुले मंच में कहा कि बाबा नहीं हूं मैं, बवाल हूं। तो आखिरकार आपने अपने आप को बवाल क्यों बताया? ऐसा हुआ कि जब मैं मठ मंदिर पुजारियों के लिए और मेरी सनातनों की स्थानों को खोजते हुए उनको उनकी जो कब्जे थे उनकी जब चर्चाएं करता था और पूरी रात, क्योंकि मुझे नजरबंद कर दिया गया था, अनगिनत केस लगा दिए गए थे और कुछ तो राजद्रोह का भी केस लगाया गया मुझ पर। सार्वजनिक स्थानों पर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कराना, गली मोहल्लों में घूमकर धार्मिक स्थान ढूंढ ना पावे उसके लिए मुझे पाबंद किया गया था और गहलोत सरकार ने अनगिनत ताड़नाएं मुझे देने का काम किया था कांग्रेस के प्रशासन में। ठीक है। तो मैं रात्रि को छुपकर जाकर उन स्थानों को ढूंढता था और हम लोग स्थानों को ढूंढकर और लोगों को लाइव बताया करते थे। उन दिनों में पुलिस प्रशासन पकड़कर और हमें सजा देने का या हम पर कोई आरोप लगाकर फंसाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। उस समय कांग्रेस का आदेश था, तो आदेश कांग्रेस का यही था कि सनातनियों को किसी रूप में पाबंद करो, बंद करो, इनको आने मत दो। तो जो उन लोगों का ताड़ना का तरीका था उसमें था। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, क्या कर रहे हैं ये, जिसकी वजह से प्रशासन पुलिस इन पर आपत्ति करती है और इनको बंद करना चाहती है। हाँ। तो खुद ने, पुलिस ने और उनके साथियों ने ये कह दिया था उस समय कि ये बवाल करते हैं, व्यर्थ के बवाल करते हैं बाबा, कुछ ऐसा नहीं है जिसको ये बनाते हैं। अच्छा। यानी जो हमने प्राचीन मठ मंदिर आश्रम लाइव बताए, मीडिया हमारे साथ थी, लाइव हम दिखा रहे हैं, मूर्तियां खंडित बता रहे हैं, अतिक्रमण बता रहे हैं और अनगिनत गंदे सामान मंदिरों के अंदर फेंके जा रहे हैं वो हम बता रहे हैं। उसको बताने पर आपत्ति थी और उसकी वजह से हमारे को अनगिनत केसों में फंसाने का काम था और लगाए भी गए। तो उसी काम के तहत जब हमने कहा तो उन्होंने कहा
कि ये बवाल मचाते हैं, ये बाबा नहीं बवाल है। तो मैंने कहा हाँ मैं बवाल हूं, लेकिन ये मानना मैं सनातन की शान हूं। जब जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटेगी या इस प्रकार की आतंकवादियों के द्वारा हमारे मठ मंदिरों को, स्थानों को खराब किया जाएगा, सनातनियों को बेवजह परेशान किया जाएगा, तब तब हम लोग आवाज उठाएंगे। तब तक आवाज उठाएंगे और बवाल करने से चूकेंगे नहीं, अगर आपने हमें बवाल कहा है तो ठीक है। हम आपसे थोड़ा सा और बातचीत आगे बढ़ाएंगे कि आपने विधायक बनते ही परकोटे में धर्म युद्ध छेड़ दिया, जिसमें सबसे बड़ी बात है नॉनवेज पर तालाबंदी की जो पाबंदी पर जोर दिया गया था। जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी। तो आखिरकार वजह क्या रही? कि क्या आपको अधिकारियों के प्रति कोई गुस्सा था, या सीधा जो कह सकते हैं हिंदुत्व और सनातनी होने का आपको मैसेज देना था? देखिए बहन जी, सीधा सा बात है, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। और ये अपराकाशी है, यहाँ कराची का स्वभाव बनाने नहीं देंगे। यहाँ पर जयपुर नगर निगम के द्वारा गाइडलाइन है, ठीक है, कि नॉन वेज की दुकान बिना लाइसेंस के खुल नहीं सकती। सभी दुकानों के लिए प्रक्रिया है। नॉन वेज की दुकान बिना लाइसेंस के खुल रही है। हर गली मोहल्ले पूरा शहर को नॉनवेज से भर दिया गया था। हो क्या रहा था इस अपराकाशी में कि चाहो और सिर्फ इसी की क्या मांग है? क्या इसी के लिए पर्यटन आता? पर्यटन और भी बहुत कुछ देखना चाहता है। उसकी दुर्गंध से आजू बाजू वालों को बहुत परेशानी थी, रहने वालों को परेशानी थी, शहर के पुराने बहुसंख्यक समाज के लोगों को परेशानी थी। उनके आसपास भारी संख्या में कुत्तों का जमावड़ा रहता था। स्कूल आने जाने वाले माताएं बहनें, गोविंद देव जी इधर उधर, ताड़केश्वर जी दर्शन वाले, शहर में इधर उधर पैदल घूमने वाले, उनको उन कुत्तों के आक्रमण से बचना पड़ता था। आए दिन घटनाएं घटित होती थी। तो ये इस प्रकार के अतिक्रमण से लेकर और बिना लाइसेंस के जो काम हो रहे थे, उन कामों के लिए मेरा बार बार पहले भी निवेदन था और चुनाव जीतने से बाद भी था। और ये माने कि अभी भी कहीं पर अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो मेरा विरोध रहेगा। आप नियम कायदे में रहें, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। कोई खाए, कोई बनाए, कोई बेचे, हमें उससे कतई कोई समस्या नहीं है। आप नियम कायदे से वो काम करें तो हमें आपत्ति नहीं है। उसका नियम बना है कि कांच में रखना है, ढक के रखना है और साफ सफाई रखनी है। जहां पर कटता है जो बूचड़ खानों में, वहीं से वो पैक होके आना चाहिए। ये लोग जिंदा जानवर वहां बांधेंगे, वहीं सबके सामने काटेंगे। वहां वो जो तड़पता हुआ जीव की जो देखते हैं हम, उससे हमारी आत्मा दुखी होती है। वहां से गुजरने वाले उस बात से परेशान होते हैं। और जो नियम नहीं है, उस नियम के विरुद्ध जो काम हो रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। अधिकारी हो या करने वाले हो, उनको सबकी जिम्मेदारी बनती है हमारे शहर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, और शहर के पर्यटन से लेकर शहर के रहने वालों की पूरी बात, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप हम सबको काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम सब मिलकर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है। आपने जैसे हमने अभी बात की नॉनवेज के बारे में, पर एक ये जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है स्वामी जी आपसे, कि देखिए मंदिर के पास खुल रही मीट की दुकानों को बंद करवाने की खुलेआम पैरवी तो करते हैं यहाँ, जो कि हम देखते आए हैं, लेकिन मंदिर के पास ही खुल रही दारू की दुकानों को बंद करवाने पर मौन क्यों हो जाते हैं? तो क्या इसको हम दोहरी नीति कहें? ये हमारी जनता का सवाल है आपसे। देखिए, जो गाइडलाइन बनी है कहीं 50 मीटर की है, पहले कभी 150 की थी। कांग्रेस काल में वो थोड़ा चेंज हो गया। तो मेरा मानना और कहना यह है कि अभी सरकार आई है और ये पुरानी जो नीति है वह लागू है, क्योंकि अभी वो तब तक का लाइसेंस सबके पास मौजूद है। ठीक है। मैंने रात्रि लेट नाइट 8 बजे बाद शराब की दुकान खुलती है, उसका भी विरोध किया है। बहुत सारे उस पर मीडिया में उसका देखेंगे आप। बिल्कुल। और कहीं रोड पर खड़े होकर कोई शराब की सेवन कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, आसपास में ऐसा जमावड़ा है, तो उसके लिए भी मेरा हमेशा विरोध रहा है। नियम अनुरूप काम करें तो मुझे आपत्ति नहीं है। ठीक है। और मंदिरों के आसपास जो नीति बनाई गई थी पिछले वालों की, उसमें कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है तो मिल बैठ के हम सब लोग साझा करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक बात पहुंचाएंगे कि मंदिरों के आसपास नॉनवेज और शराब का या अनगिनत ऐसे काम नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने देखे कांग्रेस शासन में हमने देखा है कि मंदिरों के बिल्कुल बिल्डिंग के अड़ाके भी हमने बार वगैरह के बोर्ड देखे हैं, दिखाए हैं, लाइव भी दिखाए हमने। घाट गेट पे और मोती डूंगरी रोड पे अनगिनत मंदिरों के बाहर हमने नॉनवेज और शराब की दुकानें उनकी बिल्डिंगों के टच में दिखाई है।
ये कांग्रेस कार्यकाल में ऐसा कार्य होता रहा है और वहां आज भी उन क्षेत्रों के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उसकी पैरवी करते हैं, यानी गलत कामों का उनका सहयोग रहता है। तो आपकी सरकार हम आ लोग जाएगी चाहते तो हैं, क्या बदलाव आ सकता है इन चीजों में? बिल्कुल सरकार आ गई है और सरकार आने के पश्चात आप देखें अपराध जीरो हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जिस कदर काम कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी जब 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूर्णतः गर्व से और विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आपके सामने डाटा है साहब, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का आप कार्यकाल देख लें, एक एक कार्य को स्वयं पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। कहाँ क्या समस्या आ रही है उस समस्या तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप सोचे मुख्यमंत्री आप सवेरे से रात तक पूरा शेड्यूल देख लें, कहीं भी एक मिनट कहीं कोई बैठे नजर नहीं आ रहे। लगातार 5 महीने का कार्यकाल देख लें, कहीं चुनाव की सभाएं हो या हमारे प्रदेश का कार्य हो, एक मिनट भी बिना व्यर्थ गवाए, एक क्षण भी, पूरा 100% और अपडेट पूरी टीम से मैं आपके चैनल पे पूर्णतः अधिकार के साथ कह रहा हूं, ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। कल भी हर 2-3 दिन में हम सबसे बराबर फीडबैक लेना, बराबर पूछना और कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या कमी आ रही है, कैसे अपन राय लेना, बताना, पूरा बराबर उनकी टीम भी और वो स्वयं भी। तो ये माने कि जिस प्रकार का उनका पूरा कार्यकाल अनुभव रहा है कार्यकर्ता का, और जमीन से जुड़े हुए गरीब किसान के पुत्र होने के नाते वो जानते हैं क्या गरीब की पीड़ा है, क्या समस्या आ सकती है। और जिस प्रकार से 22-23 साल का उनका कार्यकर्ता का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे वो बारीकी से उन समस्याओं को निराकरण के लिए कटिबद्ध है और काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भी साथ लेकर पूर्णतः परिवार की तरह बराबर अपडेट करते हैं जी, जी। कि यहाँ ये सब हुआ है तो कैसे हुआ है, इसको कैसे करना चाहिए। यानी कुल मिला के पूरा फोकस है, पूरी विधानसभाओं के ऊपर, और पूरा 100% जब टाइम मांगो, जब काम बोलो, जब कोई चीज अपडेट करो, तुरंत उसके जवाब आपको मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए, तो ओवरऑल बाबा जी से जितनी हमने सवाल पे पहले बात की, तो उनका मानना यह है कि आप कायदे में रहकर अपने नियम अनुसार काम कीजिए, इनको किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। विधायक बनने के बाद से आप लगातार परकोटे और पार्क, मीट शॉप्स, नगर निगम, गणकोरी हॉस्पिटल के कामकाज और साफ सफाई की अव्यवस्थाओं पर ध्यान तो देते हैं। आखिर नगर निगम और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए ऐसा है, आपका एक ये स्टूडियो है, चैनल है, ठीक है। इस स्टूडियो के संचालनकर्ता कोई ऊपर में अधिकारी हैं, ठीक है। वो अधिकारी लोग वहां से आपको निर्देशित करते हैं, बराबर आप पर फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो पूरा आप पर ही छोड़ देते हैं कि आप अपनी मर्जी से करो, जो अच्छा लगे सो करते रहो। जब जनता ने चुनकर जनप्रतिनिधि भेजा है, क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, समस्या के निराकरण के लिए भेजा है, 5 साल से जो जनता त्रस्त थी, दुखी थी, परेशान थी, और कांग्रेस काल का जो शासन था वो एक प्रकार का भय से पूर्ण था, अपराध पूर्ण था, और यहाँ पर गहलोत सरकार 5 स्टार होटल में थी। जनता ने विश्वास करके हम पर भेजा है, तो हम लोग क्या खाली अधिकारियों के भरोसे बैठकर और अपना 5 साल निकाल दें गहलोत जी की तरह, कि गहलोत जी 5 साल होटल में रहे, अनगिनत पेपर लीक यहाँ होते रहे, तो गहलोत जी भी शामिल थे उसमें और उनके काम करने वाले शामिल थे। पेपर लीक के यहाँ माताएं अपराध मुक्त चाहती थी, माताएं यहाँ दुखी थी। 26 मामले लगभग प्रतिदिन औसतन आया करते थे। जो यहाँ स्थितियां थी, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। गहलोत जी कहाँ थे, उनकी सरकार कहाँ थी? खुली लूट की सरकार थी गहलोत की सरकार। इससे दुखी होकर आप हमको चुना है, तो हम लोग पूर्णता जिम्मेदारी के साथ, पूर्णता जनता की समस्या लेके जनप्रतिनिधि होकर, और प्रशासन अधिकारी अगर कहीं बेलगाम है, कहीं अधिकारी है तो वही ना, अधिकारी तो नहीं बदले, हम ही तो बदले, काम करने का तरीका बदला है। जो कहीं अधिकारी कहीं पिछले सरकार के स्वभाव में थे, उनको स्वभाव बदलना वो हमारी जिम्मेदारी है। वही अधिकारी हैं, वही पुलिस प्रशासन है, और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने पदभार संभाला और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम संकल्प शपथ के साथ सेवा का भाव लेकर उतरी है। उसके बाद समझ लो वही अधिकारी हैं, वही डिपार्टमेंट है, आज सब अपने काम पे लगे हैं। लेकिन पिछली जो सरकार थी, उनकी नीतियां और उनके नीतिकार दोनों ही कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, इसलिए यहाँ का प्रशासन भी सोया हुआ था। आज वही प्रशासन मुस्तैद है,
समस्या आने के साथ मिनटों में उसका निराकरण भी होता है और समस्या को निराकरण के साथ प्रदेश आगे की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक है बाबा जी, आप एकदम बेबाक बात करते हैं, इसलिए आप काफी चर्चा में रहते हैं और काफी जो लोग हैं इस वजह से आपको बहुत प्रेम भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बाबा के बवाल और तीखे तेवरों के चलते आपको संगठन से या बात करें मोदी जी के यहाँ से आपको एक्शन मोड पर तुरंत रोक लगाने का मैसेज दिया गया था और आपको माफी क्यों मांगनी पड़ी थी, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा है, पहले बात तो ये कि किसी ने कोई रोक लगाई या कुछ कहा, ऐसा नहीं है। पता नहीं कहां से आपके पास चर्चा आई। क्या था वो बात है कि किसी ने कोई पीछे से कोई कहा कि कोई नारे दिए हैं कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो नारे आपत्तिजनक हो सकते हैं, ऐसा सूचना आई। ठीक है, तो उस पर एक बवाल हुआ, तो मैंने उसकी सफाई दी कि भाई अगर किसी ने कोई गलत बोला है, किसी को ठेस पहुंची है या उसकी वजह से किसी को मन आहत हुआ है, मैं सनातनी हूँ, दया धर्म मेरे अंदर है, चींटी के दाने की भी चिंता है। बिल्कुल, यहाँ पर हाथी के बड़े से बड़े मण की और चींटी के दाने की भी ये चिंता सनातनी को होती है। यहाँ पर सनातनी लोगों के स्वभाव में दया धर्म है, सेवा है। बिल्कुल, यहाँ पर मारकाट नहीं है, यहाँ पर किसी रूप में ऐसे कामों की जगह नहीं है। तो मैंने फिर भी ये कहा, अगर किसी भी बंधु को, बहन को किसी बात से कोई मन आहत हुआ हो तो उसका तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन गलत कामों का संगी नहीं हूँ। कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। बस ये बात फिर भी मैं कहूंगा। चलिए, तो बाबा जी ने 2 से 3 बार कह दिया कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा और इसी बेबाक अंदाज के लिए बाबा जी हमेशा जाने जाते हैं। तो हम बात करेंगे बाबा जी आपसे। इस बीच कई सारे मामले हुए, सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ ही रहा था इस बीच में, साथ ही अन्य राज्यों के जो मुसलमानों में ना भाजपा की छवि से पार्टी को वोट बैंक का भी नुकसान हो रहा था। तो आपका क्या कहना है इस चीज पे? नहीं साहब, ऐसा कतई नहीं है। आप देखें, आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के आने के पश्चात मुस्लिम समाज का विश्वास इसलिए बढ़ पाया है कि मोदी जी ने आने के बाद में आप देखेंगे तो 3 तलाक वाला कितना बड़ा गंभीर विषय था। बिल्कुल था। आप मेरे सोशल अकाउंट से देख लें, कितनी माताएं बहनें मुस्लिम, 3-4 दिन पहले का ही है, लाइव देखा है आप लोगों ने। उस पर वो बहन कह रही है कि मैं तीसरे नंबर की हूँ, वो चौथी लेने जा रहा है और उन्होंने फोन पर मुझे कह दिया है 3 तलाक और ये कागज मुझे भेजा है। आप सोचे, कानून बन गया है। मोदी जी को धन्यवाद देती है हमारी मुस्लिम माताएं बहनें, मोदी जी की लंबी उम्र की वो कामनाएं करती है। हमने खुद ने अनुभव किया, क्यों कि वो खुद बड़ी त्रस्त थी समस्या से। अच्छा, बहन बेटी सबके हैं, बहन बेटियां सबके हैं, कोई भी अपनी बहन बेटी के साथ कभी भी ऐसा होते देखना नहीं चाहता। और जो उन्हें ताड़नाएं झेलनी पड़ती थी, जो समस्या उनके साथ थी, वो वही जानती थी। इसलिए 3 तलाक वाला कानून जो आदरणीय प्रधान सेवक जी के द्वारा पारित हुआ और आप देखें माताएं बहनें बहुत खुश है। दूसरी बात, आदरणीय प्रधान सेवक जी ने, मोदी जी ने आने के पश्चात हज पर भी जो समस्याएं थी उसका निराकरण किया, हज की यात्राओं के लिए विशेष लाभ करवाए। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है। ये भेदभाव करने वाले, इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले अब तक की अनगिनत लोग थे। अगर ये वाकई में मुस्लिम समाज का हित चाहते थे, ये भला चाहते थे, तो इन्हें अग्रणी पंक्ति में लाकर शिक्षा से क्यों नहीं जोड़ा, यूनिवर्सिटी कॉलेज इत्यादि के लिए, ये व्यापार के लिए इनको प्रोत्साहन क्यों नहीं दिए। आज बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। क्या उसमें ये तय किया जा रहा है कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा? कह सकते हैं बराबर मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बिल्कुल। दूसरा, जितने भी व्यवसाय के, अध्ययन के, शिक्षा के, माताओं बहनों को राशन के जो भी लाभ मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, वो बिना भेदभाव के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कह सकता कोई? आप लाखों करोड़ों मुस्लिम परिवारों में जाकर पूछ लो, पूर्णतः बिना भेदभाव के सबको बराबर मिल रहा है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार, जो आपको है, जो मुझको है, जो किसी और को है, वो सभी को बराबर मिल रहा है। सबको बराबर अधिकार से जीने का अधिकार है, सबका योगदान है। आदरणीय मोदी जी का वो वाक्य याद रखें कि उन्होंने 4 धर्म बता दिए। माताओं बहनों का जिम्मेदारी, युवाओं की जिम्मेदारी, गरीब कल्याण, गरीबों की जिम्मेदारी, किसानों की जिम्मेदारी, कि ये 4 धर्म हैं, 4 धर्म में हम सब आगे। यानी ये चारों को साथ लेकर सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका प्रयास भी रखना है, सबको साथ लेके चलना और भारत के विकास में सबको योगदान देना है। और उसी भारत के 142 करोड़ परिवार का जो विश्वास बना है आदरणीय मोदी जी, पाकिस्तान की हालत देख लें साहब क्या हो रखी है। ठीक है। कोरोना काल में
अड़ोस पड़ोस के अनगिनत समृद्ध देशों को लेके, गरीब देशों को लेके आदरणीय मोदी जी ने जो कदम उठाए, जो उनको लाभ दिए, भले वो हमारे वैक्सीन के माध्यम से दिए, अच्छा काम, बहुत जहां जहां युद्ध छिड़े, जहां जहां समस्या उत्पन्न हुई, जहां जहां वहां के लोगों को दुखी होना पड़ा, वहां भी मोदी जी का सहयोग किसी न किसी देशों से संबंध बहुत मधुर हुए। आप सोचें, मोदी जी जैसा डायनेमिक व्यक्तित्व, इतनी बड़ी महाशक्ति, मैं तो कहता हूं साहब, वह आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के रूप में जरूर है, लेकिन मैं जब विधायक था उससे पहले भी बात कहा करता था कि हो ना हो, कोई वो शिव का अंश है, कोई शक्ति है, कोई ना कोई अध्यात्म पुरुष है, वही इतना बड़े काम, इतना वर्क और इतनी मजबूती के साथ देश का प्रतिनिधित्व करके आज देश को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। सोने की चिड़िया देश कहलाता था, आज वापस सोने की चिड़िया की ओर चला है। अन्यथा कांग्रेसियों ने आजादी के बाद देश को बर्बाद करने के अलावा उनके साथियों के द्वारा कुछ नहीं किया। ठग कंपनियों ने देश को लूटा, कसोटा, कर्जे में छोड़ा, देश का सोना विदेशों में जमा करके और उस पर काम किया। आज पाकिस्तान की गद देखे, कटोरा मांगे तो भीख नहीं है। यह आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और ये काम और उनकी इस भारत के प्रति जो समर्पण है, यही इसको महाशक्ति बनाकर आज सर्वोच्च, सर्वोपरि विश्व गुरु के रूप में, वसुधैव कुटुंब के रूप में आज स्थापित किया है कि आज पूरी दुनिया में देश का तिरंगा, देश का सनातन और वापस पुनः राम राज्य की स्थापना के साथ गरीब कल्याण योजनाओं के द्वारा हर एक घर तक, हर जनता तक काम पहुंच रहा है। चलिए, बहुत बेहतरीन बाबा जी। थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए, आपका ना कल एक सोशल मीडिया पे ट्वीट था जिसमें लिखा हुआ था कि चौड़ा रास्ता एसबीआई बैंक जयपुर शहर मार्ग में गुजरते समय एक दीवार पर ध्यान पड़ा। दीवार पर 4-5 जगह पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा लिखा गया था, तो उनको प्रशासन द्वारा कड़ी सजा भी मिलेगी। इस प्रकार का कृत्य भारत में किसी भी स्थान पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बाबा जी, हम जानना चाहेंगे कि एक्शन कब होगा इस मामले में, और क्या था पूरा मामला और किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए बहन, कल चौड़ा रास्ता गुजरने पर काले अक्षरों से कुछ लिखा देखा, तो मेरा एक स्वभाव है, मैं कोई काम करता हूँ तो काम को परिपूर्णता अपना जिम्मेदारी मानकर उसमें प्रवेश करके ही करता हूँ। ठीक है। मैं जब वहां से गुजरता हूँ तो दोनों ओर मैं नालियों को भी देखता हूँ, सड़कों भी देखता हूँ, साफ सफाई को देखता हूँ, लाइटों को देखता हूँ, तारों को भी देखता हूँ, और जो जो चीजें मेरे को आती है कि अपने को ये करना है, ऐसे करना है, ये करना, मैं उनको अंकित भी करता रहता हूँ और मेरे सहयोगी को कराता रहता हूँ, और मौके पे हाथों हाथ फोन भी करता रहता हूँ अधिकारियों को। मेरा काम करने का ये शैली है, कल पर मेरा छोड़ने का स्वभाव ही नहीं है। जो करना है वो अभी से करना है और अभी शुरू करना है और उसको रिजल्ट अपडेट करना है। इसी करके मैंने मेरे कार्यालय पे 5 लोग अधिकारी इसलिए बैठा रखे हैं कि वो अपडेट करते रहें, कहां पानी की समस्या, कहां बिजली की समस्या, कहां नाली की समस्या, कहां सफाई की समस्या, और हमारा ग्रुप बनाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार, हवा महल विधानसभा की पूरी टीम, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी टीम बनकर और हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके उस क्षेत्र का पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है। उसी काम को, स्वभाव को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने देखा कि बहुत सुंदर दीवार है लेकिन उस पे काले अक्षर से कुछ लिखा है, वो लिखा क्या है, तो ध्यान पड़ा कि उसपे कुछ पाकिस्तान शब्द लिखा है, तो मन बड़ा विचलित परेशान हुआ कि पाकिस्तान कैसे करके क्यों लिखा है। जब मैं नजदीक जाकर देखा तो वहां लिखा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब को मुक्त करें, ऐसे ऐसे करके कुछ शब्द थे। भारत लेके कुछ नहीं लिखा था, भारत को लेकर कुछ नहीं लिखा, भारत तो लिखा था लेकिन लिखा कुछ नहीं था नीचे। तो मन में विचार पीड़ा हुई, अड़ोस पड़ोस से पूछा तो कहा कि ऐसे 4-5 जगह और लिखा है। 4-5 जगह और देखा, फिर बैंक के पास में बैंक है तो बैंक से कैमरे से इसका जानकारी मिलेगा। तो अधिकारी ने कहा कि कब किसने लिखा ये हमें पता नहीं, पेंट हमने जरूर नया कराया है। ठीक है। यानी ये घटना कुछ नजदीक के दिनों में कहीं हुई है, किसी का ध्यान पड़ा नहीं होगा। तो कल वो देखने के पश्चात मैंने पुलिस प्रशासन को उसी समय कहा, आप माने कि 1 मिनट 2 मिनट के तत्पश्चात उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, टीम पहुंच गई है, कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है, और जल्दी वो असामाजिक तत्व कहीं देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, प्रदेश का बिगाड़ना चाहता है, कहीं कोई इस देश में देश विरोधी काम करने वाला अगर व्यक्ति छुपा है तो ये माने कि जल्दी वो कटघरे में होगा और जल्द उसको सजा मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से स्वामी जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जनता से जुड़े कुछ बड़े सवाल है जिससे हम आपसे जानना चाहते हैं। काफी जरूरी सवाल है जो जनता आपसे जानना चाहती है। महेश जोशी जी के समय हवा महल के कई मंदिर के पुजारियों की जमीन दबाई गई थी, काफी विवाद भी हुआ था। आप खुलकर सामने नहीं आए, तो आखिरकार इसकी आपकी कोई मजबूरी थी या वजह क्या थी? मेरे सामने कहीं के भी विषय आए हो, मैंने ये विचार नहीं किया सामने कौन है। ठीक है। मेरे समय में आए हो या मेरे विधायक होने से पूर्व आए हो तो भी मैं खुलकर आया हूँ, और मेरी सिर्फ एक हवा महल विधानसभा न बोले, मैं किशन पोल में भी आया हूँ, सिविल लाइन में भी आया हूँ,
और आदर्श नगर में भी आया हूँ, और जहां जहां हमारे प्राचीन मठ मंदिर और उनसे संबंधित समस्याएं आई है उस पर मैं खुल के बोला हूँ, और उन सब के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और आज भी मैं उन सब के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस आचार संहिता एक पाबंदी है, उसमें नियम कायदे हैं कि अभी हम लोग, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज जो हमें पत्र देने हैं, जो नियम पूर्वक काम करने हैं, क्योंकि हम लोग अब सरकार के सरकार के हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का मेंबर होने के नाते अब हमारे पास में सरकार के नियम कायदे अनुरूप जो काम होने चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग आवाज उठाते थे तो हमें लटकाने पड़ते थे, जेल जाना पड़ता था, केस लगवा दिए जाते थे। अब एक नियम है कि आपको सामने कोई बात आई है तो उसको डॉक्यूमेंट लेते हैं, अपना पत्र लेते हैं, पत्र लिख के उस डिपार्टमेंट को भेजते हैं, और उसके पीछे आदमी लगा देते हैं कि अपडेट करते रहो समस्या का निदान हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने कहा तो बता रहा हूं कि मेरी विधानसभा में ऐसे अनगिनत जो मामले उन पर चल रहा है, वन विभाग पे कॉलोनियां बस गई हो, या अन्य कुछ और धार्मिक स्थल इस प्रकार के कब्जे करके बना दिए गए हो, या कहीं कोई मंदिरों की इस भूमियों का अधिग्रहण का कोई ऐसा मामला हो, या जाने अनजाने में कोई इस प्रकार के काम हुए हैं, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। महेश जोशी पर जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपकी सरकार ने ईडी सीबीआई से जांच भी करवाई, अब मामला ठंडे बस्ते में है, तो क्या अब आवाज उठाएंगे? किसने कहा आपको मामला ठंडे बस्ते में हो चुका है? लगातार कंपनियां, जांच एजेंसियां आ रही है, जांच कर रही है, और उसके लिए उनको बराबर पेशी पर होना पड़ रहा है, उनको अपने देने पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और जवाब। तो वो जो एजेंसियां मुक्त है वो हमारे द्वारा भी नहीं है, वो सबके लिए करने के अधिकारी हैं। वो एजेंसियां जांच कर रही है, तो वो एजेंसियां जब जांच करे उसके बीच में दखल देना हमारा कहाँ बनता है। हाँ, ये जरूर है कि सबकी जांच का विषय चल रहा है, जांच हो रहा है, और समय अनुरूप सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने परकोटे के पुराने मंदिरों में जाकर हिंदुत्व को जगाने के लिए पहल की, जबकि ये पहल विधायक बनने के बाद ही क्यों की गई है? नहीं, मैंने तो विधायक बनने से पहले शुरू की थी। आप बताएं। ये तो सवाल ही गलत आ गया आपका। कैसे सवाल साहब? आप बताएं कि तो इसके पहले की कुछ किस्से और अब के बताएं आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं चुनाव, तो मुझे तो पता भी नहीं था मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा और मुझे हवा महल जाना पड़ेगा। कहीं दूर दूर तक मेरे कोई तय नहीं था, मैंने मांगा भी नहीं था ऐसे कहीं जाके, और कहीं आपने सुना भी नहीं था कि मैं राजनीति में आने का आपका पहले मानस नहीं, मेरे को कोई मानस नहीं था। मैं तो एक राष्ट्र धर्म मानकर, और हमारे स्वयंसेवक परिवार, विश्व हिंदू परिषद, तो आप और इन परिवारों, बता रहा हूँ, बजरंग दल, इन परिवारों में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इन परिवारों में एक परंपरा है, यहाँ सेवा धर्म है, और मातृभूमि सर्वोपरि है, और सनातन साथ चलता है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की बात ही नहीं है। यहाँ का आप सोचो 20-22 साल का कार्यकर्ता का अनुभव आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के पास रहा, आदरणीय मोदी जी के पास में आप पुरानी फोटोज, पिक्चर्स, वीडियो देखेंगे, कहीं वो झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं वो कोई सेवा कर रहे हैं, कहीं वो दरी बिछा रहे हैं, अनगिनत यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में काम करना होता है। सेवा करते करते उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, उसको यह न माने कि कोई ताज दे दिया है, कि पद दे दिया है, कि प्रतिष्ठित कर दिया है, ना, यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में, विचार परिवार में जो कार्यकर्ता सेवा कर रहा है, उसे सेवा करने को जिम्मेदारी किसी रूप में दी जाती है, तो वही मानकर हम पहले पूर्व में काम कर रहे थे, और बनने के बाद भी वही काम कर रहे हैं। हमारे लिए अब विकास भी है, सनातन भी है, और हमारे यहाँ संपूर्ण राजस्थान का ऐतिहासिक विकास का संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम पहले भी इन कामों को कर रहे थे, अभी भी इन कामों कर रहे हैं, और आगे भी काम जारी रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि धर्म की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। आपको ऐसा क्यों लगा, आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या हिंदुत्व पर कोई खतरा है? हजारों साल से आतंकवादियों का निरंतर भारतवर्ष में आक्रमण रहा। सनातन को, संस्कृति को, मंदिरों को, मठों को, यहाँ के खान पान को बदलने का पूरा पूरा प्रयास रहा। हजारों वर्षों से सनातनियों का संघर्ष था। उसके पश्चात भी वो खुद ही यहाँ से डिलीट हो गए, लेकिन सनातन यहाँ की मजबूत है। तो हिंदुत्व और सनातन बहुत मजबूत है। मिटाने डिगाने वाले बहुत षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन रचनी उनकी ज्यादा दिन चलती नहीं। अब पुनः राम राज्य की स्थापना हुई, आपके सामने 528 साल राम मंदिर का मामला हो गया था। सही बात है। और आजादी के बाद आज तक मंदिर क्यों ना बन पाया? यहाँ पर कांग्रेस और उनके मित्रों की सरकारें रही, और उनका एक ही संकल्प था, राम सेतु तोड़ो, राम मंदिर नहीं बनने दो, और यहाँ अनगिनत सनातनियों को किसी रूप में प्रताड़ित करो। उसमें मैं भी एक प्रमाण हूं। 7 दिन तो एक बार मैंने जेल भोगी राम मंदिर के
मुद्दे को यात्रा में। यात्रा में, हाँ, अच्छा। और अनगिनत कई बार कई मामले ऐसे रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय मोदी जी के आने के पश्चात ऐसा हुआ है कि उन्हें कश्मीर की भी चिंता है, पूरे भारत की भी चिंता है, पड़ोसी देशों की भी चिंता है, और पूरे सनातनियों को मानव धर्म को निभाते हुए, सबकी चिंता करते हुए, सबको साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीतकर आज तभी तो वर्ल्ड लीडर बने साहब। अन्यथा पड़ोसी देश से खाली आजू बाजू में धर्म की लड़ाइयां लड़के आतंकवाद को स्थापित करके बर्बाद होकर आज समाप्ति की ओर है। और आदरणीय मोदी जी बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। तो हिंदुत्व तो खतरे की बात कतई नहीं है। हाँ, यह है कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब सनातनियों की। सनातनी का तात्पर्य खाली कोई मठ मंदिर आश्रम ही थोड़ा ही है। सनातन का तात्पर्य है कि ये प्राचीन हमारी व्यवस्था है, पूरी दुनिया को, पूरे देश को वसुदेव कुटुंब मानकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सबकी यानी सुख की कामना, पूरी दुनिया की कामना करने वाला एकमात्र कोई सनातनी है तो ये भारतवर्ष है। पूरे भारत के सनातनी पूरी दुनिया की मंगल कामना करने वाले, पूरी दुनिया की सेवा करने वाले लोग हैं। और भारत का सनातनी, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का सनातनी, वो सबको साथ लेके, सबको विश्वास जीतकर सबका काम करना चाहता है। वह विश्वास 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी ने जो हम सब में भीतर में डाल दिया, आज पूरा देश एक साथ एक आवाज में मोदी 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 करता है। तो यह माने कि मोदी जी ने पहले ऐसा काम किया तो लोगों का विश्वास उन पर जागृत हुआ है, और वही काम को मोदी का परिवार, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, इस मोदी के परिवार की एक एक अभिन्न अंग, एक एक परिवार भारतीय जनता पार्टी उसी काम को लेकर काम कर रही है। 4 जून को फैसला भी सुनाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आखिरकार देखिए स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे इसे सत्ता का पावर कहें या पावर केवल सत्ता में ही है? क्योंकि कोई बाबा हो या कोई आम आदमी सत्ता के गलियारों में राजनीति के बिना अपनी बात क्यों नहीं रख पाता है? हम तो पहले भी रखते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अनगिनत हम पर केस थे, अनगिनत अत्याचार थे। पूरे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लाठी भाटा जंग खा रहा था, प्रतिदिन रोडों पर अनगिनत कांग्रेस के अन्यायों को लेकर लड़ रहा था। और पूरे 5 साल तक हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंसा जा रहा था, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, पानी की बौछारें की जा रही थी। लेकिन कार्यकर्ता भाजपा का पूरी जनता की समस्याओं को लेकर और रोड के ऊपर कांग्रेस के सन्मुख जंग लड़ रहा था, ऐसा नहीं। और उसी जंग का आज विश्वास, जनता का आशीर्वाद मिला तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक यहाँ जीत हुई है। और उस जीत के बाद केंद्र सरकार और यहाँ की प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर और उसी संकल्प के साथ यहाँ की देवतुल्य जनता का 142 करोड़ का जो परिवार भारत हो कि हमारे प्रदेश राजस्थान हो, उन सबको अपना परिवार का अभिन्न अंग मांगकर बिना किसी भेदभाव के काम उनके लिए कर रहा है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं है। हम लोग सत्ता में नहीं थे तो भी लोगों के बीच थे, और कांग्रेस सत्ता में थी, 5 स्टार होटल में थी। अच्छा, चलिए बढ़िया। जानना चाहेंगे, भाजपा ने हिंदू कार्ड खेलते हुए आपको टिकट दे दिया। एक तरफ भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए टिकट भी बांटती है। जनता जो है हमारी, आखिर इसे क्या समझे? टिकट किसी को देना था, चुनाव किसी को लड़ना था जी, और संगठन का सर्वोपरि डिसीजन था किसी कार्यकर्ता को कहीं भी कोई जिम्मेदारी दी जावे तो वही जिम्मेदारी के साथ मैं हवा महल का वैसे बता दूं खुद रहने वाला हूं जी। हाथोस धाम में जिस जिम्मेदारी के साथ वहां गया हूं और उस आश्रम की सेवा करता हूं, बिल्कुल। लेकिन मैं मूलतः स्वयं हवा महल का निवासी हूं। हवा महल मेरा बचपन से युवा तक का मेरा समय पूर्णता रहा है और प्रतिदिन मैं हवा महल विधानसभा में मेरा परिवार रहता है, मेरा घर रहता है। 300-400 परिवारों में रिश्तेदारी है, तो हवा महल मेरा नित्य प्रतिदिन आना जाना रोज किसी न किसी से है। तो इसलिए हवा महल से मुझे क्यों भेजा, ये नहीं, हवा महल का मैं वासी हूँ, परिवार का सदस्य हूँ और परकोटा पूरी विधानसभा हमारे घर परिवार की तरह है। कोई किशनपोल में है तो कोई आदर्श नगर में है, पूरा परकोटा एक परिवार की तरह रहता है। तो उस परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे वहां जिम्मेदारी सेवा की दे दी गई है और परिवार में किसी को भी जिम्मेदारी देनी थी तो मुझे दे दी गई है, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। और वो जिम्मेदारी दी है तो लोगों ने आशीर्वाद दिया है पहले, और आशीर्वाद के साथ में अब मेरी जिम्मेदारी बनती है उस क्षेत्र की सेवा करना, वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं आप स्वामी जी। और इसी बीच हम जानना चाहेंगे कि आपने स्कूलों में भी ना ड्रेस कोड को लेकर, स्कूल की छात्राओं के हिजाब को लेकर बयान दिए थे, जिस पर विशेष समुदाय के द्वारा आपके खिलाफ सुभाष चौक थाने का घेराव भी किया गया था। तो आखिरकार शिक्षा के मंदिरों में राजनीति क्यों, कितनी सही है? बहन जी, ये तो हमारी परंपरा रही है। मैं
बचपन से हम अध्ययनशालाओं में क्या सीखने जाते हैं? सलीका, सलीका, बिल्कुल, नियम, बिल्कुल, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, ये सब हमारे बिल्कुल स्कूलों से हमें प्रारंभ होते हैं। डिसिप्लिन। और हमारे माता पिता, परिवारजन स्कूलों में दाखिला इसलिए कराते हैं कि अध्ययन के साथ में ये एक अच्छा नागरिक बने इस देश का। ठीक है। उसमें कुछ नियम होते हैं, पहचान होती है कि जैसे आप अपना स्टूडियो में आपकी अपनी एक पहचान है, ये तो नहीं आप घर के कपड़े पहन के यहाँ स्टूडियो में आ जाओगे। बिल्कुल सही बात या है। कोई भी कैसे चला आएगा। ऐसे स्कूलों की परंपरा बनी है ड्रेस की, शुरू से बनी है, कोई आज नहीं बनी है क्या? जब स्कूलों का ड्रेस का कोड बना हुआ है तो पहनने में आपत्ति क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा अनगिनत स्कूलों को लाभ मिल रहे थे जी। उसमें ड्रेस का भी मिल रहा था, जूते का भी मिल रहा था, पाठ्य सामग्री का भी मिल रहा था, अनगिनत सुविधाएं मिल रही है। विशेषकर कन्या पाठशालाओं में ज्यादा इसका लाभ मिल रहा है। आप सोचें, पहले कभी सैनिटरी नैपकिन वगैरह की भी चर्चा होती थी क्या? कभी स्कूलों में सुना है क्या? कभी नहीं हुआ करती। कभी शौचालय की बात कभी किसी प्रधानमंत्री ने की है? स्वच्छता की बात की है? ऐसे प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी सी बातों को जो बड़ी रूप में है उन पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। आदरणीय प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सोचें, माताएं बहनों की चिंता उन्होंने सोची कि फूकनी से फूकने से दम फूलता है, दम फूलने से और फेफड़ों की बीमारी होती है, टीबी होती है। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ ये ऐसा काम करती है, तो मेरी माँ को ये समस्या थी, तो मेरी और माओं को भी ये समस्या और बहनों को भी समस्या है। उन्होंने सिलेंडर की योजना लाई। इसी प्रकार से निःशुल्क सिलेंडर के लाए। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि इस बीमारी की वजह से माताएं बहनों को जल्दी चला जाना पड़ता है या गंभीर बीमारियां हो जाती है। उन्होंने उस बात को समझा, उस पीड़ा को समझा, परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते समझा और उन्होंने इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने इस नैपकिन की व्यवस्था स्कूल कॉलेज से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर, और इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। लोगों ने इसको किसी भी रूप में लिया हो, लेकिन सत्यता यह है कि इसकी आवश्यकता थी, जो कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया। इस वजह से लाखों मेरी माताएं बहनें शहीद हो जाया करती थी। इसी प्रकार से आप सोचें, शौचालय, मुझे खुद को जब मैं हाथोज कभी गांव हुआ करता था तो हमें खुद के दो रास्ते बने हुए थे कि पुरुष इस रास्ते से जाता है और महिला इस रास्ते से जाती है। सबको जंगल जाने के लिए अलग दो रास्ते पकड़ा करते थे। ये स्थितियां थी। माताएं बहनें बेचारी आधी रात को उठ के भाग रही, बिल्कुल समस्या क्या स्थिति थी? दोपहर में, दिन में कहाँ जावे, क्या करे, ये समस्या थी, बहुत गंभीर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद और धन्यवाद पूरी जनता का। उन्होंने समस्या को गंभीरता से लिया। आज लाखों करोड़ों शौचालय बनकर तैयार हुए। ये आप सोचें, उसी क्रम में उस स्कूल अनगिनत सुविधाएं स्कूलों में मिल रही है। आप सोचो, स्कूल में ड्रेस भी मिल रही है, फिर वहां पर कोई फैंसी ड्रेस, कोई कंपटीशन थोड़े ही है अपनी मर्जी से कोई कुछ भी किसी तरीके से आवे, ऐसा नहीं। उसमें मैंने सिर्फ निवेदन किया है कि मेरी माताएं बहनें, वहां पर स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, जो बना है उसे पहन के आओ, फिर जाओ तो कुछ भी पहन के जाओ, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, इसमें विचार भी नहीं करना चाहिए। सर सबने स्वीकार किया, गिनती के 2-4 लोगों ने इसका विरोध किया। वो राजनीतिक चमकाने वाले गलत तरीके से उन लोगों ने उनको उकसाया और मुद्दा बनाया। बाकी आज वही स्कूल, आप सारे स्कूलों में जाके देखो, वही स्कूल है, वही माताएं बहनें हैं और वही सारा प्रशासन है, और वहां पर पूरा सारा नियम कायदे से वही ड्रेस कोड के द्वारा सारे स्कूल चल रहे हैं। और उन्हीं स्कूलों में जहां जहां जो बच्चियों ने मुझे कहा कि हमारे स्कूल में ये आवश्यकता है, ये लाइब्रेरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए हमने तुरंत जो भी हमारे कोटे से होने काम है वो हमने शुरू करा दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वामी जी। स्वामी जी, थोड़ी सी बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट थाने से जुड़ा मामला हो या किसी पुलिस अधिकारी से हुई नोकझोंक, आप हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पीछे क्या प्रदेश में पुलिस की छवि से नाराज हैं आप? ये आप पुराने वीडियो देख देख के बता रही है। ये तो चुनाव पहले के थे, हमने चुनाव पहले के वीडियो है, हिस्ट्री चुनाव पहले के वीडियो, आप हमारे स्टूडियो आ रहे थे तो हमने आपके बारे में काफी ये पुराने वीडियो है, 5 महीने पुराने वीडियो हैं, चुनाव से पहले के वीडियो हैं। स्वामी जी, ऐसा चुनाव के बाद है बार बार आपसे मिलने का मौका हम छोड़ना नहीं चाहते थे स्वामी जी। चुनाव के बाद का ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बातें ही कहा, यही वही पुलिस है, वही प्रशासन है। ऊपर के सिस्टम बदला, उसके बाद सब में सुधार आ गया, परिवर्तन आ गया। ये पुराने वीडियो है हाँ, लेकिन जहां भी आज कहीं कोई कमी लगती है, मेरी जिम्मेदारी के साथ मैं थानों को भी चेक करता हूं, अस्पतालों को भी चेक करता हूं। मैं खाली भरोसे बैठ जाऊं पिछली सरकार की तरह धर के हाथ की मेरी जिम्मेदारी खत्म, चलाएगा अपने आप, ऐसा मेरे यहाँ नहीं होगा साहब। मैं जिम्मेदार हूं,
2.5 लाख जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। उस विश्वास के साथ प्रत्येक थाना भी मेरी जिम्मेदारी है, वहां के लोगों की समस्या भी मेरी जिम्मेदारी है, उनका निराकरण भी मेरी जिम्मेदारी है, वहां के स्कूल कॉलेज, वहां की रोड सड़क लाइट सब पूरी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बारीकी से पार्क गार्डन सबको चेक करता हूं, बराबर जाता हूं और पूरा 100% हर समस्या के लिए मैं वहां मौके पर खड़ा रहता हूं, निराकरण न हो जब तक। शहर का भले वो ट्रैफिक हो, शहर पे भले वो पशुओं की समस्या हो, या शहर पे आने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा हो, या माता बहनों की हो, या पार्क गार्डन इत्यादि हो, या हमारे धार्मिक स्थान हो, वो प्रत्येक नागरिक प्रत्येक जगह हमारा सरकारी भूमि हो, प्राइवेट हो, या रोड सड़क फुटपाथ हो, नाली हो, शिविर हो, सब XYZ सारी जिम्मेदारी 2.5 लाख जनता की वहां क्षेत्र की मेरी है। इसलिए मैं उसके लिए तत्पर खड़ा रहता हूं और ये मेरा स्वभाव है। कोई काम करूंगा तो पूर्णतः प्रवेश करके ईमानदारी से करूंगा, नहीं करूंगा मुझे अगर आराम करना होगा तो मैं हाथ जोड़ के अपने आश्रम चला जाऊंगा। लेकिन मैं जब तक वहां पर सेवा में उपस्थित हूं, मुझ पर पार्टी ने विश्वास करके भेजा है, मुझे वहां की जनता ने विश्वास दिया है, तो मैं उसी विश्वास के साथ वहां क्षेत्र में परस्पर काम के लिए उपस्थित रहता हूं, जिम्मेदारी के साथ। जी बाबा जी, थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे आपसे। केंद्र की राजनीति से जुड़े कुछ सवाल है जो जनता आपसे जानना चाहती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर तमाम केंद्र के बड़े लीडर राजस्थान आए, चुनाव में मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन इस बार वो लहर नहीं थी। तो क्या मोदी जी का मैजिक डाउन हुआ है? पता नहीं आपके पास कहां से चर्चाएं आती है। हम तो जहां गए हैं, मैं तो जहां गया हूं, मैंने तो मंच पे चढ़ते के साथ में एक नारा कान में सुना है। जनता के सवाल है, ये हमारे व्यक्तिगत सवाल है, ये आप भी जानते हैं, आप भी जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम तो आश्चर्य कर रहे हैं कि सवाल आपके पास कहां से गए। हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गए, हम जहां गए चढ़ते के साथ एक बात सुनते आ रहे, मोदी मोदी मोदी। कारण मोदी जी ने 2014 से जो अनगिनत योजनाएं लाई, जो सेवाओं के काम किए, जो देश का विकास किया, जो आज पूरे देश विदेश में जो नाम कमाया भारत ने, तो वो मोदी जी पर जो विश्वास लोगों का है, उस वजह से मोदी जी का विश्वास के साथ चौं ओर देखिए चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सबने मिलकर लड़ा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो ये विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री आने के बाद जो जागा है, और जहां 2 सीट से हम लोग 400 पर पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का कार्यकाल, उनका काम, उनकी सेवा और पूरी दुनिया में जो उन्होंने नाम भारत का बनाया है, ये आज उसी का नतीजा है कि देश में जावें कि विदेश में जावें, चौं ओर से एक ही आवाज आती है। कोई आरती उतारता है, कोई दंडवत करता है, कोई मोदी मोदी करके नारे देता है। विदेशों में भी नारे हो रहे हैं साहब, पाकिस्तान में भी मोदी जी की चर्चा हो रही है, जय जयकार कर रहे हैं। और आज POK से लेके पाकिस्तान तक लोग कहने लगे हैं कि हमारे को उधर ही वापस ले लो तो बढ़िया हो जाए, हमारा भी विकास हो जाए, नहीं तो हमें तो यहाँ के नेता बेच खाए। आप सोचो, आज मोदी जी का कार्य ही तो बोल रहा है, ऐसा नहीं है। चुनाव हम सब ने मिलकर लड़ा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने काम किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। ठीक है स्वामी जी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, ये हमारी जनता का सवाल है। आपसे बार बार मिलने का मौका नहीं मिलता, और हमें मौका मिला तो हम ये छोड़ना नहीं चाहते थे। आप क्योंकि ज्यादा अच्छे से धरातल पर काम करते, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को बता सकते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे विपक्षी पार्टी की, करते हैं हम आपसे बात। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संविधान खतरे में है। आखिर संविधान कैसे खतरे में है? संविधान तो खतरे में है नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां खतरे में है। विपक्षी पार्टियों के जो कर्म रहे अब तक देश को डुबोने के, लूटने के, घोटालों के, वो अब उनके बंद होते चले गए हैं। उनकी दुकानें यानी खत्म सी कर दी गई है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। ले दे के एक मम्मी है, एक बेटा है, एक जीजी, एक जीजाजी है, और कुछ लोगों के कोई भाई भाभी, कोई परिवार के और लोग हैं। उनके यहाँ परिवारवाद है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है। हमारे यहाँ राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है, उनके यहाँ परिवार की सेवा सर्वोपरि है। यहाँ हमारे मोदी जी का भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो एक कार्यकर्ता के रूप में, कोई उनका राजनीतिक पीछे कुछ नहीं है, वो सेवा करते करते वहां तक पहुंचे। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के पिताजी एक किसान हैं, और गरीब किसान के पुत्र यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के रूप में। मेरा उठाकर देख लीजिए आप, मेरा राजनीति में कभी कोई बाढ़पंच कोई मेरे परिवार में कभी लड़ा नहीं। सब पूजा सेवा, आरती, भगवान की सेवा करते करते एक राष्ट्र सेवा में समर्पित स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये अवसर, तो यह माने भारतीय जनता पार्टी की परिवार की परंपरा है। यहाँ पर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, यहाँ राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। वहां अन्य पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है, परिवार की सेवा है, और उसके करके आज उनकी गत और स्थिति ये हो गई है, वो गिनती के 4 लोग बच गए हैं। न नेतृत्व है, न नीति है, न नीतिकार है, और इस वजह से आज पूर्णतः
कांग्रेस और उनके मित्र पूरे ठग बंधन पूर्णतः डिलीट हो चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत हो चला है। देखिए, मोदी जी के बारे में ये चीज तो हम खुद कहना चाहेंगे, एक आम नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि कुछ फैसले उन्होंने बेहतरीन किए हैं, जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत बेहतर की है। केंद्र के चुनाव के समय कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, खाते सीज कर दिए गए थे, तो इस पर आपका क्या कहना है स्वामी जी? उसमें देखिए, पिछली सरकारों का तो उठाएं आप, राजनीतिक द्वेष से वो काम करती थी जी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आप देखें जी, क्या नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं मिला? जी, नरसिम्हा राव जी अगर आप पार्टी वाइज लेते हैं तो कांग्रेस के ही तो प्रधानमंत्री बनाए हुए, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उनका कार्य, उनके किए हुए कार्यों का, उनके स्वभाव का, उनका राजनीतिक कार्य का देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने उन्हें सम्मान दिया। अंबेडकर साहब जिनके नाम से राजनीति करना स्वभाव था, लेकिन अंबेडकर साहब को वो मान सम्मान, वो पद प्रतिष्ठित कर पाए? नहीं कर पाए। आदरणीय प्रधान सेवक जी ने इस बात को समझा, अंबेडकर साहब उनके लिए देवतुल्य थे और उस सम्मान को उन्होंने याद रखा। अनगिनत ऐसे मामले हैं, आप देखें प्रधानमंत्री जी राजनीतिक व्यू से काम नहीं करते, राष्ट्र धर्म के माध्यम से काम करते हैं और उसी स्वभाव को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रखता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ कहीं गली मोहल्ले में छोटे छोटे कलाकार कार्य किए हुए जो नाम है, उन लोगों को भी पद प्रतिष्ठित करना नाम का काम ये आदरणीय मोदी जी ने किया। अन्यथा उस जमाने में पद प्रतिष्ठित किनको किया करते थे आप हम सबको पता है। तो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में राष्ट्रपति कलाम साहब थे जी, थे कि नहीं थे? और राष्ट्रपति मुर्मू साहब आप उठा के देख लीजिए, इससे पहले वाले राष्ट्रपति जी का देख लीजिए। यानी कांग्रेस जो काम करती थी, उनके ठग बंधन मित्र करते थे, अपने अपने लोगों का जो आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते थे, वो यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है साहब। यहाँ तो ये राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो मान सम्मान है वो मिलना चाहिए, उसके लिए काम करती है। ठीक है।